श्रोताओं नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार और वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गोविंद नामदेव जी से। गोविंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद शेखर। गोविंद जी, आपकी यात्रा तो बहुत लंबी है और उसके बारे में हम एक एक पड़ाव पर आएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपका बचपन कहाँ बीता और बचपन की कौन कौन सी यादें आज भी आपके जहन में हैं? बचपन की तो एक एक याद मेरे दिमाग में है जी। मेरा बचपन बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही मीनिंगफुल रहा जी। ये दो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल। बचपन में मैं इस तरह से कहता हूँ कि 7th क्लास तक मैं सागर में पढ़ा। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैंने दिल्ली में पढ़ाई की जी। 7वीं क्लास के पहले का जो बचपन है बहुत ही रोमांचक रहा मेरे लिए। यानी हमें लगता है उसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आप पहली क्लास से 5वीं क्लास तक मैं मोराजी स्कूल में पढ़ा। अच्छा अच्छा। जो मेरे घर के बिल्कुल ये सामने ही था स्कूल। स्कूल की हर एक्टिविटीज में मैंने हिस्सा लिया जी। चाहे वो खो खो हो, चाहे वो परेड हो, चाहे वो हर तरह का स्पोर्ट्स, रनिंग हो जी, गोला फेंक हो, मतलब हर तरह की एक्टिविटीज में, हर तरह के खेलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया। वहीं से एक बात मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से कल्टीवेट हुई जी कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में खास करना है। ये विचार मेरा कई बार दिमाग में आया। तो किसी एक घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर आया या अचानक ही दिमाग में ऐसी बात कौन थी? नहीं, ऐसी बात अचानक ही आई। मुझे पता याद नहीं है कि कैसे आई। हाँ। लेकिन ऐसी आई कि मुझे जैसे रनिंग चल रही है तो मेरा दिल करता था कि मुझे भी रनिंग करना चाहिए, दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए और मुझे अव्वल आना चाहिए जी। इसी तरह से गोला फेंक में जो हो रहा है, उस गोला फेंक में मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए और मुझे उसमें फर्स्ट आना चाहिए। तो एक वो फर्स्ट और अव्वल आने का एक जो जज्बा है मेरे अंदर इतना पनपा कि मुझे छटपटाहट होने लगी कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मुझे कुछ करना चाहिए जी। जैसे अगर गोला फेंक में मुझे लिया नहीं गया क्योंकि मुझे तो आता नहीं था, तो मुझे क्यों नहीं लिया गया, अगली बार मुझे लेना पड़े, ऐसी स्थिति क्रिएट कर लो। सो मैं गोला फेंक की प्रैक्टिस करने लगा। इस तरह की अव्वल आने की जो एक जज्बा है, अव्वल आने का जो पैशन है जी, उसने मुझे अभ्यासों में डाल दिया। पता नहीं, ये हो सकता है सभी बच्चों में इस तरह की बात आती हो या इस तरह के विचार आते हों, या हो सकता है मैं एक स्पेशल बच्चा रहा उस टाइम में जो इस तरह के विचारों से घिरा रहता था कि मुझे कुछ खास करना है, मुझे कुछ और लोगों से सबसे अलग दिखना है, सबसे आगे रहना है, फर्स्ट रो में रहना है। इस तरह की बातें आती थी। जो हमारे लोकल गेम्स हैं जैसे पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना जी, 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 पिट्टू खेलना जी इन सब चीजों में भी वही बात थी। अगर गुल्ली डंडा में मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं तो मुझे सुबह से उठ के वो गुल्ली डंडा लिया और अकेले ही खेल रहे हैं। क्या बात है। दोपहर में धूप में लगे हुए हैं अकेले ही, जब तक टुल्ला जो मेरा है उस इतना तगड़ा नहीं लगे कि गिल्ली है लास्ट में ना पहुंचे, तब तक मुझे वो प्रैक्टिस करनी है जी। कौन सी जगह हुआ करती थी जहां पर आप खेलने जाते थे? मोराजी स्कूल। अच्छा। वो हैपनिंग प्लेस था हमारे लिए जी जी। और 5वीं क्लास में मुझे अभी तक याद है कि जो आप पूछ रहे थे कि किस चीज ने आपको प्रेरित किया। 5वीं क्लास में उस टाइम में पाठ्यक्रम में गांधी जी की आत्मकथा पढ़ाई जाती थी। उसके कुछ खास खास हिस्से हमको पढ़ाए जाते थे। तो उसमें मैंने पढ़ा कि गांधी जी एक छोटे से कस्बे से थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई करके इतनी सक्षमता हासिल कर ली कि वो इंग्लैंड गए जी। वहां उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की और वहां उन्होंने नौकरी करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो ये बात मेरे दिमाग में बार बार कौंधती थी कि गांधी जी लंदन जैसी कंट्री में जाके, गोरों की कंट्री में जाके नौकरी करके अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना किसी बड़े शहर में जाके जी। और गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने के चाव ने मुझे और दूसरे जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी भी आत्मकथाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जी। ये 7वीं 8वीं क्लास की बात कर रहे हैं आप? ये अभी जब 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में जब जा रहा था जी जी, तो फिर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इनकी आत्मकथाएं पढ़ने का शौक पैदा हो गया। इनकी आत्मकथाओं या इनके बारे में जीवनी पढ़ने से मुझे ये मालूम पड़ा, ये एक विचार मेरा पुख्ता हुआ कि ये सब लोग किसी बड़े संस्थानों में पढ़े हैं, किसी बड़े शहर में पढ़े हैं और सारे जो महापुरुष हैं सब दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये मैं बता रहा हूँ वो ताना बाना कैसे चलता था मेरे दिमाग में, विचारों का ताना बाना।
तो छठी सातवीं पढ़ते पढ़ते अचानक ये दिमाग में बात पुख्ता होती चली गई कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे दिल्ली में पढ़ना चाहिए, जहाँ सब बड़े बड़े लोग जमा होते हैं और मुझे बड़ा बनना है जी, मुझे किसी से छोटा नहीं बनना है। अच्छा दादा, यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। एक सवाल और जहन में आता है कि यहाँ पर आपके माता पिता का आपको कैसा सपोर्ट मिलता रहा आपके इन सपनों को पूरा करने में? मेरे माता पिता बहुत ही सरल हृदय और बहुत ही सीधे सच्चे इंसान रहे। उनको ये पता था कि ये लड़का कुछ जो भी करता है जी, वो लोगों से अच्छा करता है जी। और मेरी तारीफें जब घर में पहुंचती थी तो उनको बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे जी। तो जैसा हम समझाते थे वैसा वो समझ जाते थे। बस उनको ये पता था कि ये अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये शुरू से ही इतना अच्छा है जी। जब दिल्ली का विचार मेरा इतना परिपक्व होता गया, ऐसी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी मैंने कि किसी तरह से किसी का भी एड्रेस मुझे मिल जाए दिल्ली का तो मैं वहां पहुंच जाऊं जी। करते 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 8वीं क्लास में जब मैं आया, उसी समय मुझे एक एड्रेस मुझे मिला और वो मेरे किसी दोस्त के रिश्तेदार का एड्रेस था जी। तो मुझे अचानक वो एक जैसे लाइट दिखने लगी, हाँ, एक रोशनी सी दिखने लगी कि वो दिल्ली की रोशनी दिखने लगी जी, जी। क्या बात है। जैसे ही मुझे लगा कि रोशनी मिल गई, हाँ, कि ये है और अब जाना चाहिए, तो मैंने पेरेंट्स को बताया जी। पहले माँ को बताया कि मुझे दिल्ली में पढ़ना है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना जी। और दिल्ली में मेरे पास ये पता है, मैं वहाँ उनके यहाँ जाऊंगा। उनकी तसल्ली के मैंने उनको कहा कि मैं उनके यहाँ रहूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ रहूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा। फिर वो जो कहेंगे हम वैसा करेंगे जी। चाहेंगे तो मैं उनके घर में काम कर लूंगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तरह से उनको कन्विंस किया मैंने जी। तो उनको थोड़ा चिंता तो हुई, लेकिन जिस तरह के काम मेरे पिछले थे, हाँ, जिसकी वजह से वो आश्वस्त थे कि हाँ जी कुछ ढंग का काम करेगा, उनके लिए दिल्ली बहुत बड़ी बात थी। पहले ही शब्द आश्चर्य आया उनके, दिल्ली। मैं कहा हाँ दिल्ली, मुझे वहीं पढ़ना है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा और लगभग हर हफ्ते आपको चिट्ठी लिखूंगा जी। ये आश्वासन दी। हाँ। तो थोड़ी तसल्ली तो देनी थी उनको। तो फिर उन्होंने पिताजी को बोला, तो वो भी थोड़ा सा वैसे हैरान से परेशान से होते रहे कि कैसे दिल्ली चला जाएगा और कैसे वहां रहेगा, उस पते पर पहुंचेगा कैसे, इतनी बड़ी दिल्ली है वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने रात को मुझसे बात की, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने ठीक है अनुमति दी। 4-5 दिन का सब वहां की तैयारी उन्होंने करके दी। आप इससे पहले कि दिल्ली जाएं, दादा हम आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा गाना जो बचपन के दौर का हो, क्योंकि बातें हम बचपन की कर रहे हैं जी। अगर बचपन के दौर का कोई गाना आपको बहुत पसंद है, बचपन से ही जुड़ा हुआ गाना है, हाँ, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। हाँ, इसके साथ एक कहानी जुड़ी है मेरी जी जी। मैं निकल गया बिना पैसेंजर से दिल्ली जी। और पहले तो ऐसा था ना कि सिग्नल नहीं हुआ तो गाड़ी खड़ी हो गई, और वो तो पैसेंजर थी, हर जगह खड़ी होती हुई जाती जी जी जी। तो एक जगह गाड़ी खड़ी हो गई, सिग्नल नहीं था, गुमटी में एक रेडियो बज रहा था जी। क्या बात है। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये गाना बज रहा था। और ये मैंने सुना और मैं एकदम फपक फपक कर रोने लगा। माता पिता से पहली बार, और अकेले ही था। अरे बाप रे, मैं खुद भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था होगा जी। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। उम्र थी मेरी 14 साल, मतलब 8वीं क्लास छोड़ के मैं निकला था दिल्ली। जैसे तैसे हम दिल्ली पहुंचे जी। दिल्ली पहुंचे, वो एड्रेस मैंने निकाला तो मैंने पूछना शुरू किया। पहले मैंने एक कुली को पूछा जो मेरी अप्रोच में रहे हैं, तो उसने बताया अच्छा ये है, ये फला जगह है। उसने बताया तुम जाके बाहर किसी दुकानदार से पूछो तो वो बता देगा कि। तो मैं बाहर जाके एक पान की दुकान पर पूछा तो उसने बताया अच्छा ये तो यहाँ पर है, तुम पैदल भी जा सकते हो, तुम्हारे पास तो एक थैला ही है। हाँ। तो उसने एक सरल रास्ता बताया। हाँ बिल्कुल। और सस्ता रास्ता बताया। नई दिल्ली से तुर्कमान गेट एक जगह है जी, वहां तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फासला है, वहां के पास का ये एड्रेस था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल जाऊंगा। गया, उस एड्रेस पर पहुंचा और मैंने खटखटाया दरवाजा जी। आपके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही होंगी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत होपफुल था मैं जी। बिल्कुल, नेगेटिविटी थी नहीं जी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ना कर देगा या कोई हाँ। शंका थी नहीं। उस समय बहुत सरल हृदय था जी, अभी भी है। तो मैंने दरवाजा खटखटाया जी, और वो उनके रिश्तेदार ने दरवाजा खोला। तो वो चौंक पड़े, कौन आप? तो मैंने कहा वो जो है ना सोहन लाल, उसने मुझे एड्रेस दिया था, आप उनके पता नहीं फूफा या चाचा है। फूफा है ना? हाँ। तो मैं वहाँ सागर से आया हूँ और मुझे यहाँ दिल्ली में रहना है, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने डांट के कहा तुरंत यहाँ से निकलो।
दोबारा इस दरवाजे पर आना नहीं, चलो ऐसे कैसे आ गए। उन्होंने बुरी तरह से डांट दिया उन्होंने जी। और मैं शॉक हो गया, ऐसा भी करते हैं क्या लोग। हाँ, यानी उस उम्र में जहाँ पे तो मैं ठगा सा रह गया, तो मैं क्या करें, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। एक पहला झटका लगा जी, लाइफ का पहला झटका। वहां से फिर मैं धीरे धीरे बाहर निकला, तो कहाँ जाएं, तो फिर ध्यान में आया कि किसी टॉकीज के पास चलते हैं। वहां तो बैठने की जगह भी मिल जाएगी, वहां बैठ के कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा सा मन बहलाव सा हो जाएगा, लोग दिखेंगे। तो मैंने पता किया तो वहाँ एक डिलाइट नाम की एक पिक्चर हॉल है, तो मैं पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर, तो मैं वहां चला गया। काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। माँ ने 5 दिन की रोटियां बना के रखी थी जी। पैसे मेरे पास थे से 55 रुपए जी। पैसे खर्च ना हो इसके लिए उन्होंने सब बांध के रखा था। अच्छा कम थे। हाँ सही। खाने पीने में पैसे ना जाएं इसलिए रोटियां रख दी, रोटियां और अचार वगैरह। तो वहां बैठ के मैंने खाया बहुत बुझे मन से। सुबह सोचता रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो स्कूल देखते हैं कहाँ है, मुझे तो स्कूल में पढ़ना है जी। अच्छा, यहाँ तक आपके मन में क्या निराश हुआ जाए ये भावना आई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब जो दिमाग है वो सीधा लक्ष्य पर चिपका हुआ था कि मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे बड़ा बनना है जी। ये विचार तो अभी आते हैं कि ऐसी चीजों का कोई असर क्यों लेना अगर आपका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड है अपने लक्ष्य पर। ये शब्द हम आज लगा सकते हैं। उस समय मुझे झटका लगा, लेकिन मैं फोकस से नहीं हटा, तो निकल पड़ा रोड पर ही जी। किसी से पूछे उछे बगैर 1 किलोमीटर यहाँ चले गए, वहां तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर दूसरा रोड पकड़ लिया, फिर एक स्कूल दिखाई दिया। अच्छा ये तो थोड़ा सा एक अच्छा सा महसूस हुआ जी। फिर दूसरा स्कूल, फिर इधर से उधर, यानी सारी जगहों से आप परिचित होने लगे अच्छे से। बिल्कुल जी। और रात को वहाँ स्टेशन पहुंचा और वहां सो गया, प्लेटफॉर्म चादर लेके गया था जो। उसके बाद फिर सुबह उठे, फिर निकल पड़े उसी मुहिम पर। अच्छा, आज के दौर की दिल्ली और उस दौर की दिल्ली में क्या अंतर पाते? जमीन आसमान का अंतर जी। उस टाइम पे सहज लगी होगी आपको? सब कुछ सहज था, लोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इतना कमर्शियलाइजेशन नहीं था दिल्ली में। लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, मदद करते थे। ये सिस्टम 4 दिन चला जी। 5वें दिन सब खत्म होने वाला था, खाना खत्म, पैसे और धीरे धीरे पैसे खत्म होने वाले जी। सो टेंशन बढ़ी। लेकिन एक चीज थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई और ना होनी थी, आपकी सोच, आपका फोकस और आपकी सकारात्मक सोच। 5वें दिन जब सब खत्म होने लगा तो सोचने लगा कि अगर मान लो कुछ नहीं मिला तो क्या करूंगा। तो जहां मैं चाय पीता था जी, तो मैं सोचने लगा कि ऐसा करेंगे, इससे पूछेंगे कि तुम्हें कोई काम करने वाला तो नहीं चाहिए, यहाँ काम करने लगूंगा। ऐसे ऐसे विचार चलने लगे। तो उस जगह से समझ लो 8 मील दूर जी, 8 किलोमीटर, तब तक मैंने इतना कवर कर लिया था। एक स्कूल दिखा मुझे जी। उस स्कूल की खासियत ये थी कि जैसे महल नहीं होते राजाओं के, पुराने जमाने के, हाँ, उसमें गुंबज बने होते हैं जी, जहाँ पर खड़े होके वो पब्लिक से जी एड्रेस करते हैं या हाथ बात करते कुछ जी। उसके चारों कोनों पर ऐसे गुंबज बने हुए थे। तो मुझे लगा यार ये स्कूल तो बड़ा अच्छा है, और उसकी बिल्डिंग भी काफी बड़ी थी जी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में पता किया जाए जी। तो मैंने पता किया तो वो मिडिल स्कूल तक ही था, मतलब 8वीं क्लास थी उसमें जी। तो उस स्कूल ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। तो मैंने सोचा अगर इस स्कूल में पढ़ा जाए तो काम कहाँ किया जाए। आसपास देखा क्या क्या दुकानें हैं, तो एक दुकान दिखाई दी कि स्टेशनरी की शॉप। तो वहां पर बच्चे आ रहे थे, पेंसिल दे रहे थे, किताबें, कॉपी, जो भी बच्चे होते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। वो सब देख के मुझे एक बड़ा रोमांच सा महसूस हुआ। एक अट्रैक्शन होता है, कोई जगह आपको आकर्षित कर लेती है जी, एक लगाव सा महसूस होने लगता है वो अपनी तरफ। तो मुझे वो सब कुछ इतना आकर्षक लगा कि मैं वहीं ठहर गया। मैं कहा नहीं, ये जगह कुछ करेक्ट लग रही है। अगर मैं यहाँ पढ़ा, अगर मैं ये मान गया कि हाँ काम करने के लिए, तो मैं यहाँ काम भी कर सकता हूँ, यहाँ पढ़ाई भी कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ रुक गया। फिर स्कूल के अहाते में गया, ऐसे ही जितना भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, जितना देखा जा सकता है स्कूल, अंदर ज्यादा घुसे बगैर, वो सब मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। अच्छा, इन निर्णयों को लेते वक्त आपके मन में कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी या कोई भी शंका नहीं थी? मुझे आज भी हैरानी होती है कि इतना फोकस्ड कैसे था मैं। ना तो इतना पैदल चलने का थकान, हाँ, ना सपोज जैसे भूखे हैं, ना भूख, ना प्यास,
मतलब ऐसी धुन सवार थी कि मैं क्या बताऊं। आज भी सोच के हैरानी होती है। थोड़ी हिम्मत करता रहा मैं कि कैसे बात करूं। वहीं जाके थोड़ा बहुत जो पैसे वैसे बचे थे चाय पी ली, जो बचा था खाना उसमें से थोड़ा बहुत खा लिया। 5वां दिन था जी। शाम होते होते सब शांति हो गई, स्कूल बंद हो गए तो सब शांति हो गया। तो उसके पास में एक चाय की दुकान भी थी, वहां उसके पिताजी बैठते थे, वहां स्टेशनरी पर वो बैठता था। फिर वो वहीं खाना बनाते थे, वहीं खाना खाते थे। अच्छा। हाँ, मतलब जो चाय के जी जी जी। तो वो सब काफी देर तक का सिलसिला था उनका, 9-10 बजे के आसपास। तो मैं सामने बैठा रहा। हाँ, और वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ध्यान पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनका ध्यान जी, था कि नहीं, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा था कि क्या, फिर एक चाय भी पी ली उनसे जी। थोड़ा सा एक तारतम्य स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए। उन्होंने देखा भी मुझे, देखा कि मेरे हाथ में थैला है। थोड़ी देर के बाद थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं उसके पास गया। सीधा क्वेश्चन किया मैंने कि आपको किसी काम करने वाले लड़के की जरूरत तो नहीं है? यही सेंटेंस जी, ये आपने उनसे सीधा सवाल किया? सीधा पूछा मैंने, आपको किसी काम करने वाले लड़के की जरूरत तो नहीं है? तो उसने मेरी शक्ल देखी जी, नीचे से ऊपर तक देखा जी, देखा हाथ में थैला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस देखा उसने मेरे चेहरे पर। उसने थोड़ा पूछताछ की, कहाँ से आए हो? जी। कहाँ से आए हो नहीं, कहाँ से आया है? जी। तो उसका ये सुर मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसे उसने ऐसे। हाँ। तो मैंने भी थोड़ा सा कड़क होकर, सागर से आया हूँ। तो उसने थोड़ा सा नरम सा हो गया। कहाँ सागर? फिर आराम से पूछताछ की तो सब मैंने बताया, मैं MP से हूँ, ये हूँ, यहाँ कैसे आए वगैरह वगैरह सब चीजें पूछी मैंने उसको, सब चीजें बता दी। और चूंकि बातों में सच्चाई थी, हाँ, तो कहीं कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, तो सीधा बता दिया तो उसको सब समझ में आ गया जी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम कर सकते हो यहाँ काम, 10 रुपए महीना मिलेगा और जो भी खाना हम खाते हैं वो तुम्हें खाना मिलेगा, यही इसी पट्टी पर सोना पड़ेगा। जी। सोने की जगह नहीं हमारे पास, करना है। तो मैं तो इतना खुश हो गया जैसे कुछ मतलब वाकई लॉटरी लग गई। दिल की इच्छा है वो मिल गया ऐसा। मैं कहा हाँ सब कुछ ठीक है, मैं कर लूंगा। ऐसे उन चीजों का तरफ ध्यान ही नहीं गया कि ये क्या बोल रहा है। उसने हाँ बोला तो बस मैं पागल सा हो गया। और इस तरह से मैंने उस दुकान में काम करना शुरू किया और उस दुकान पर काम करते करते स्कूल में आना जाना शुरू किया। उनके टीचर्स के साथ एक तारतम्य स्थापित किया। जी। बीच बीच में जब रिसेस होती थी तो मैं अंदर चला जाता था, लोग जानने लगे थे मुझे कि इस दुकान में काम करता है। तो किसी को कोई एतराज नहीं था। क्लासेस वगैरह में झांकने लगा, टीचर से बातें करने लगा, एक अच्छा संबंध हो गया। उसके बाद यहाँ मेरे पिताजी एक बहुत ही फेमस पहलवान थे। अच्छा। तो उनके साथ अखाड़े वगैरह में जाया करता था 8-7वीं क्लास तक जब तक। तो वहाँ कई तरह के अखाड़े के करतब होते हैं ना, हाथों पर पांव पर करके चलना और दूसरे करतब दिखाना। तो मैंने बच्चों के साथ, मैं भी बच्चा ही था, वो करना शुरू किया रिसेस वगैरह में। तो वो उनको भी बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर उनके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर दिया, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो मैं बड़ा पॉपुलर सा हो गया। क्या हुआ? और टीचर्स वगैरह भी देखते थे ये सब, तो उनको भी अच्छा लगने लगा। सो वहाँ के टीचर्स का मैं चहेता सा हो गया। स्कूल का नाम क्या था? बाड़ा हिंदूराव स्कूल। जी, गवर्नमेंट का स्कूल। जी। तो जैसे ही अब इतना तारतम्य स्थापित हो गया कि अभी मैं इनसे अपनी बात कह सकता हूँ। जी, लंबी भूमिका जमाई आपने। तो जैसे मैं दिसंबर में आया था और मई में वहाँ स्कूल बंद होते हैं जी। 4-1 महीने लगे मुझे। और फिर मैंने एक टीचर से बात की, जब समझ लो अगले हफ्ते स्कूल बंद होने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आया पढ़ने के लिए। तो वो बहुत भले टीचर थे, मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए मैं उनसे ये अपनी इच्छा बता दी मैंने। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने पूरा मेरे बारे में पूछा, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, कहाँ तक पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या 7वीं पास का। तो सब पूछताछ करके उनको सब कुछ पॉजिटिव लगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम पढ़ोगे तो काम कहाँ करोगे? तो मैंने कहा आप जो कहोगे वैसे कर लेंगे। क्या? जी, बेफिक्री के साथ, कोई संकोच नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मेरे एक चाचा का प्रेस है, तुम उसमें काम कर लोगे? जी। मैं कहा हाँ कर लूंगा, जो आप कहोगे कर लूंगा। हाँ। तो बोले कि मैं सुबह से, जैसे स्कूल है 7 बजे से 1 बजे तक,
उसके बाद 2 बजे से वहाँ प्रेस में करोगे? मैं कहा हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है, चलो अभी 1 हफ्ते के बाद बंद हो रहे हैं स्कूल, मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ, तुम सर्टिफिकेट लेके आओ, 7वीं पास का सर्टिफिकेट लेके आओ, और जब स्कूल खोलने लगे उसके 1 हफ्ते पहले आ जाओ, तो मैं देख लेता हूँ एडमिशन वगैरह का, और तुम्हें फिर अपने चाचा से मिलवा देता हूँ। तो मैं खुश, मैं कहा ठीक है, एड्रेस लिया। और सर्टिफिकेट आप लेके ही चले थे सागर से? नहीं, अच्छा, सर्टिफिकेट था ही नहीं जी। जैसे लिविंग सर्टिफिकेट या इस तरह की बातें सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, अंदाजा वो नहीं था कि मुझे इमीडिएटली सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सो मन में यही था कि जो भी जरूरत पड़ेगी मैं फिर यहाँ बोल दूंगा, तो हो सकता है पोस्ट से या जैसे भी। तो 1 हफ्ते बाद छुट्टियां हो गई तो उनके स्टेशनरी की शॉप भी बंद हो जाती जी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे घर जाना है, छुट्टियों में घर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो 3-4 महीनों में जो कुछ पैसे वैसे जमा हुआ था, 10 रुपए जमा, मैं सागर निकला। यहाँ आके सब मैंने सर्टिफिकेट वगैरह का सब देख लिया, और यहाँ जो उन्होंने डेट दी थी छुट्टियों से 1 हफ्ता पहले, उस डेट में मैं दिल्ली से निकला, उनके घर का एड्रेस लेके उनके घर पर पहुंचा। मैंने बताया मैं आ गया। उनको होता है ना कि पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। हाँ, मतलब आशा यही थी कि नहीं आएगा ये, तो ऐसे बहुत आते हैं। पहुंच गया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो मुझे अपने चाचा के पास लेके गए, वो सब प्रेस दिखाया, यहाँ ये करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, कई बार सुपरविजन भी करना पड़ेगा, कई बार सामान उठा के बाहर भी लेके जाना पड़ेगा, हर तरह के काम करने पड़ेगा, जो भी काम होते हैं। और 2 से 10 की ड्यूटी रही। तो इस तरह से मैंने वहाँ काम शुरू कर लिया। उनको सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने सब इंतजाम कर लिया, एडमिशन हो गया। और वो सुबह अपने साथ मुझे ले जाते थे, वो पढ़ाई करके मुझे प्रेस में छोड़ देते थे, और उसके बाद मैं 10:30-11 बजे तक वापस आता था। उसके बाद फिर जो कोई खाना वाना करके, वो आज भी है, मैं उनको बिल्कुल फादर की तरह, बहुत ही बड़ी गॉड फादर की तरह मैं मानता हूँ, श्री अरुण कुमार शर्मा। तो वहां से आता था 10:30-11 बजे, खाना वाना खाया, और फिर 2 घंटे का हिसाब मेरा पढ़ाई का होता था। जो भी स्कूल से होमवर्क वगैरह मिला वो किया, और जहाँ जो भी सब्जेक्ट्स में मुझे वहाँ दिक्कत लग रही थी उसको ज्यादा वर्क करना, उसके ज्यादा अभ्यास करना, ज्यादा स्टडीज करना। उसके बाद 4:45 बजे सुबह उठ जाना, ये मेरा रूटीन था। क्योंकि वहाँ कुछ एक काम थे उनके जो मुझे करने पड़ते थे जी। और मेरे फर्ज भी बनता था कि मैं करूँ। तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर एक भैंसों का तबेला बोलते हैं बिल्कुल दिल्ली में, वहां से मुझे दूध लाना पड़ता था जी। और अगर लेट हो जाते थे तो वो पानी मेरा दूध देता था। तो मुझे 5:30 बजे जाना ही पड़ता था। सो मैं नहा धो के 5:30 बजे दौड़ता हुआ जाता था, मुझे याद है, ताकि थोड़ा फिटनेस भी बनी रहे। तो वहां से दूध लाता था 6 बजे के आसपास तक। उसके बाद जल्दी सब नाश्ता वाश्ता के इंतजाम करके 6:45 बजे निकल जाता था, 7 बजे की क्लास थी जी। सो ये मेरा रूटीन था 4:45 बजे से तकरीबन 1 बजे तक का जी। इम्पोर्टेंट इसमें यह है जी कि मुझे कई साल तक इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ या 4.5 घंटे सो रहा हूँ। 1 बजे सोता था, 4:45 बजे उठ जाता था। आपके शरीर ने आपको कोई ऐसा इशारा भी नहीं किया कि शायद नींद की कमी है? वो इतना हौसला था, मैं इतना था कि मैं इस बात से बहुत खुश था कि मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी, उपलब्धि की बात थी जी। एक छोटे से शहर से, एक गरीब परिवार से कोई बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ रहा है तो ये उस टाइम में तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी। सभी लोग तारीफ कर रहे थे, अच्छा तुम्हारा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है। सो इस बात ने बहुत हौसला दे रखा था। तो इस चीज का ख्याल भी नहीं था, और दिमाग में ये था कि मुझे फर्स्ट डिवीजन हासिल करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। सो इस चीज ने मुझे कभी सोने ही नहीं दिया, हर समय जागृत रहता था मैं। इसके बाद मैं भी आज तक हैरान हूं कि ऐसे कैसे हुआ जी। 8वीं क्लास का एग्जाम दिया हमने, वहां पर 12 स्कूलों का एक जोन था जी। उस जोन में मैंने टॉप किया। 8वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा थी जी। तो ये मेरे लिए एक मतलब बड़ी उपलब्धि किक लगता है ना जैसे जी, बिल्कुल वो था। वहां के जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे अवार्ड वगैरह दिया पूरे स्कूल के सामने जी। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात रही। उसके बाद फिर 9वीं 10वीं 11वीं और इनके चलते इन 9वीं 10वीं 11वीं के दौरान जो जितना मेरे अंदर वो अव्वल आने का वो सब चीजें थी जो मैंने सीखी थी जी। वो सब इसमें यूज हुई, और उसी पैशन के साथ मैंने वहां से जितना सीख सकता था मैंने खूब सीखा। और वहां पर कल्चरल विंग का मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया जी। ये सब देख के सो जो भी कोई इवेंट होता था इमीडिएटली मेरे ऊपर होता था कि मैं कैसे प्लान करूंगा उसको,
उसमें क्या क्या किसकी भूमिका आइटम रहेंगे, उसमें भाषण भी होंगे, उसमें गाने भी होंगे, उसमें कविता वाचन भी होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता भी होगी, गाने भी होंगे। तो ये सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई जी। मतलब मेरे काम को देखकर उन्होंने मैंने डाली और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जी। प्रेसिडेंट शब्द आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो कितनी बड़ी बात है। और हमें लगता है गोविंद जी यहीं से भूमिका तय हो रही थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश की। बिल्कुल सही। तो फिर वहां तक कैसे पहुंची वो बताइए। तो ये सब करते करते अब जैसे स्कूलिंग डेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सब लेखा जोखा मेरे हाथ में था। उसने मुझे लेखन में भी डाला जी। मैं कविताएं भी लिखने लगा, नाटक भी लिखने लगा, कविता वाचन भी करने लगा, नाटक करने लगा, भाषण लिखता, भाषण देता प्रोग्राम में, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मुझे भेजा जाता। ये सब चीजें हो गई जिसने मुझे बहुत हौसला, बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि ये सब हो रहा है तो मैं ये भी कर सकूं। फिर वहां पर एनसीसी थी, एयरफोर्स की विंग की एनसीसी थी, उसमें मुझे कैडेट सर्जेंट बना दिया गया। अच्छा। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका मुझे काउंसलर बना दिया। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद स्काउट एंड गाइड का काउंसलर बना दिया गया जी। ये तीनों विंग मेरे हाथ में थे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो इतना ज्यादा एक्टिविटीज थी मेरी थी, इनकी वजह से मैं बहुत पॉपुलर रहा स्कूल में। और फिर लोगों ने 11वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते कहना शुरू किया कि तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुम गायक भी बन सकते हो जी। तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम एक्टिंग को भी अपना करियर बना सकते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम क्या करते हो। ऐसे स्टूडेंट्स ने भी बोलना शुरू किया। अच्छा, तब तक आपके जहन में एक्टिंग का विचार बिल्कुल भी नहीं था। और टीचर्स ने भी बोलना शुरू किया जी। टीचर्स ने बोलना शुरू किया कि, और हमें लगता है शायद उस वक्त एक्टिंग मतलब सिर्फ फिल्मों में ही एक्टिंग का हुआ करता था। उसमें टेलीविजन तो था ही नहीं जी, सिर्फ दूरदर्शन था बस जी। और एक्टिंग करियर को सिर्फ मुंबई फिल्मों से जोड़ा जाता था। सो वो तो बहुत दूर दूर की बात थी, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, क्योंकि मुझे आगे का भी देखना था कि मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे बड़ा बनने वाला हूँ, कैसे और दूसरों से अलग दिखने वाला हूँ। सो एक मन में एक पीछे ये थॉट रख लिया, मतलब कि ठीक है देखेंगे, देखा जाएगा। हाँ, इसके बारे में कुछ ज्यादा सोच विचार किया नहीं। 11वीं क्लास खत्म हुई जी। उसके बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। पहले हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, हायर सेकेंडरी के बाद सीधा कॉलेज होता था। अब कॉलेज का टाइमिंग और मेरी नौकरी का टाइमिंग आपस में कहीं मैच ही नहीं कर रहे। सो थोड़ा टेंशन होने लगी। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, उनको भी परेशानी होने लगी। सही बात कि मैं काम तो कर नहीं रहा हूँ, धीरबन में लगा रहता हूँ कि ये कॉलेज वो कॉलेज, काम कैसे करेगा। तब तक प्रवेश मिल गया था आपको कॉलेज में? नहीं, वो सब चल रहा था कि मुझे इस कॉलेज में करना है, मुझे इस कॉलेज में करना है। उनकी समस्या भी ये थी कि अगर तुम कॉलेज करोगे तो काम कब करोगे। सही बात है। वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ऐसा कुछ सिस्टम रहता है जी। तो उन्होंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा निगलेक्ट करना शुरू किया, तो मुझे लगने लगा वो जी। ये सही भी है कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे रहने का हक नहीं है। सही। सो मुझे लगने लगा कि मुझे कोई दूसरी नौकरी तलाश करनी चाहिए, जहां जो नौकरी करते हुए मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करूं। हसरत ये थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मुझे डिग्री मिले। मैंने सोचा इससे पहले कि ये मुझे भगा दें, मुझे जल्दी कुछ न कुछ अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। तो इस दौर में मैं अखबार देखने लगा, हर तरह के अखबार, उसमें विज्ञापन देखने लगा, कहीं कोई ऐसी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जो मैच करती हो मेरे कॉलेज के टाइमिंग से। सो करते 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 अचानक एक एड पर मुझे नजर पड़ी कि साहित्य कला परिषद दिल्ली की एक संस्था है गवर्नमेंट की। साहित्य कला परिषद 2 स्कॉलरशिप देती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए। दिल्ली राज्य से सिर्फ 2 स्कॉलरशिप थे और उसमें 250 रुपए स्कॉलरशिप थी जी, महीने की। मुझे लगा कि यार ये तो किया जा सकता है अगर ये मुझे एडमिशन मिल जाए यहाँ तो। यानी कहाँ अखबारों में आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे और मिल गए आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। हाँ जी। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ मुझे एडमिशन मिल जाए तो ये तो और भी अच्छा है कि मैं ये भी सीखता रहूंगा। पहले मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं था जी, कि ये इतना इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। मैं ये सोचता था कि ये सरकारी संस्था होगी, इसमें सिखाते होंगे और जैसे परिवार नियोजन या इस तरह की जो उनकी योजनाएं हैं जी। उनके प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह जाके हमको करना पड़ता होगा, ऐसा सोच मन में था। और मुझे लगा कि या फिर यहाँ तो हो ही जाएगा, तो अगर ये भी होता रहेगा और मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, ये भी 3 साल का है और ग्रेजुएशन भी 3 साल का रहेगा, यहाँ इसके हॉस्टल में रह के मुझे सब कुछ
आसान हो जाएगा। अच्छा, स्कूल के पास में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, यानी सारी कड़ियां कहीं ना कहीं से अदृश्य रूप से जुड़ रही एक दूसरे से जुड़ रही थी जी। वहां से तकरीबन 2 फर्लंग का ही अंतर था, डिस्टेंस था स्कूल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। हाँ, मेरे स्कूल का नाम था राउज एवेन्यू स्कूल जी। वो मिडिल स्कूल था, बड़ा हिंदूराव स्कूल जी जी जी, जो पुरानी दिल्ली में था। फिर ये था राउज एवेन्यू स्कूल, जो मंडी हाउस से 2 फर्लंग की दूरी पर था जी, जहां पर ये सिचुएटेड है नेशनल स्कूल ड्रामा। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ गया वहां पता लगाने के लिए कि क्या है इसका सिस्टम क्या है। तो उन्होंने कहा फॉर्म खरीदना पड़ता है, 10 रुपए का फॉर्म होता था उस समय। तो हम इमीडिएटली फॉर्म ले भी आए और हमने देखा सब क्या कैसे भरेंगे। तो उसमें सब पूछताछ थी कि कल्चरल एक्टिविटीज, नाटकों में भाग लेना और ये सब चीजें। तो वो सब चीजें मैंने ऑलरेडी कर रखी थी और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे। तो मुझे लगा बस ये तो हो ही गया काम। फॉर्म भरा, फॉर्म दिया और 10 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया। पहले पोस्ट कार्ड हुआ करते थे कि आपका इंटरव्यू है इस दिन। खुश पहुंचे इंटरव्यू में उस डेट के दिन, देखा तो 50-60 एक से एक कैंडिडेट्स जी। एक्टिंग में तो वही आएंगे जिनके पास अच्छे कपड़े, अच्छे बढ़िया कपड़े, अच्छी हेल्थ है, दिल्ली के शहरी लोग। मुझे याद है कि एक कुर्ता और पजामा हुआ करता जो खास मौकों पर मैं पहनता था जी, और उसमें जैसे लखनवी अंदाज जी, कुछ इस तरह का होता था, सजीला सा थोड़ा सा। हाँ, मतलब उससे ऐसा लगता था बड़ा जैसे शायर लोग नहीं पहना करते, कुछ वैसा था, कुछ कढ़ाई वगैरह था जी जी। तो वो देख के सहम गया मैं, उन लोगों को देख के, एक से एक लड़का, एक से एक लड़कियां। लेकिन फिर जो स्कूलिंग डेज में मैंने जो काम किए थे, जो एक कॉन्फिडेंस वहां से मिला था, वो सोच के फिर वापस आया कॉन्फिडेंस में, क्या जो काम मैंने किया इन लोगों ने थोड़ी किए होंगे, ऐसा एक फील आ गया। तो वह सब सही हो गया। इंटरव्यू के लिए दरवाजे से एंटर हुआ, मैं उस समय क्या क्या कर रहा था मुझे खुद नहीं पता। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे परिचालित कर रहा है जी। मुझे मालूम नहीं था कि ये पूछेंगे। अचानक उन्होंने पूछ लिया कि चलो तुम कोई कविता सुनाओ, और उसकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं था कभी। तो उन्होंने बोला और इमीडिएटली मैंने कनेक्ट हुआ, जो मैं कोर्स में पढ़ी थी, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता थी, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। ये मेरी पसंदीदा कविता थी। मुझे एक क्षण के लिए भी सोचना नहीं पड़ा और मैंने तुरंत सुना दी। तो कुछ इस तरह के मैं जवाब दे रहा था। उन्होंने कुछ एक्टिंग करने के लिए बोला, तो जो मैं स्कूल वगैरह में करता रहता था, कुछ मोनोलॉग मैंने तैयार किया था अपने हिसाब से। कुछ रोना धोना भी था उसमें, हंसना भी था, हर तरह का उसमें वो था। तो वो सुना दिया। फिर उन्होंने गाने के लिए भी बोला, तो मैंने वो जो गाना आपने बजाया वो सुना दिया। और फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स मैंने लगाए थे उसका वजन ही बहुत था जी जी। तो इंटरव्यू देके मैं दिल से बहुत खुश था। नेक्स्ट डे टेलीग्राम आ गया, यू आर सिलेक्टेड फॉर नेशनल स्कूल ड्रामा ट्रेनिंग। तो इस तरह से मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में। और हम जानना चाहेंगे दादा कि उन 3 सालों में जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र रहे, तो किन किन गुरुओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और कैसा आपका व्यक्तित्व निखरा उन 3 सालों में? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेशनल स्कूल ड्रामा ने मुझे जिंदगी दी जी। मुझे जीना सिखाया, जीने का अंदाज क्या होना चाहिए ये सिखाया। और जो प्रथम गुरु है मेरे, इब्राहिम अलकाजी साहब जी, उन्होंने ये सिखाया। बहुत छोटे से कद के थे वो, 4.5 फुट के। 4.5 फुट क्या होता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी मतलब कर्णधार माने जाते मॉडर्न इंडियन ड्रामा के। आपके साक्षात्कार लेने के पहले हमारे जहन में यही था कि हम कैसे इब्राहिम अलकाजी के बारे में आपसे जानकारी लें। तो बेसिकली वो कुवैत के रहे जी, लेकिन उन्होंने लंदन में राडा जी संस्था है, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग की। उसके बाद बॉम्बे में उन्होंने जम के इंटरनेशनल लेवल का थिएटर किया जी। उनके काम को देख के गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया कि हम यहाँ इस तरह की एक संस्था बनाना चाहते हैं जी, क्या आप ऑपरेट करोगे, क्या आप उसको इनिशिएटिव लेके पहल करके क्या स्थापित करने में मदद करोगे जी। तो इस तरह से उनको राजी किया गया और फिर नेशनल स्कूल ड्रामा की स्थापना हुई और 2 या 3 स्टूडेंट्स से वो विद्यालय शुरू हुआ और अब जो है वो सबके सामने है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में उसका नाम है जी। एक ऐसी घटना भी हुई जिसने मुझे झकझोर करके रख दिया था और मुझे लगा था कि ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मेरे मतलब का नहीं है, मैं गलत जगह आ गया जी। सो ये बहुत महत्व की बात होगी जानना, बिल्कुल, खासतौर से यंगस्टर्स को, बिल्कुल, हमारे नव युवकों को, हमारे उत्साही विद्यार्थियों को, कि कैसे इस तरह की बाधाओं को पार किया जा सकता है, कैसे निराश हुए बगैर उसको फाइट आउट किया जा सकता है। करना चाहिए अगर आपका ध्यान लक्ष्य पर है तो। सो फर्स्ट डे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचा,
सब कुछ बहुत अच्छा माहौल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जी, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, कविता चौधरी, अनीता कंवर, जो भी नामचीन हुए हैं उनके नाम ले रहा हूँ, अनंग देसाई पहुंचे। सब कुछ अच्छा रहा, सब लोग मिले जुले, खूब हैप्पीनेस, खुशी का माहौल। डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, सभी स्टाफ से मुलाकात हुई, सबका इंट्रोडक्शन कराया गया, स्टूडेंट्स का भी और फैकल्टी का भी। सब कुछ अच्छा रहा। दूसरे दिन से क्लासेस शुरू थी। पहला दिन सब मिलने जुलने देखने दिखाने में गए। दूसरे दिन क्लास हुई, 5 क्लासेस हुआ करती थी एक दिन में। मॉडर्न इंडियन ड्रामा जी, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, वॉइस एंड स्पीच और मेकअप। हमारी पढ़ाई शुरू हुई। अब पहला पीरियड मॉडर्न इंडियन ड्रामा जी अंग्रेजी में, फिर क्लासिकल इंडियन ड्रामा जी अंग्रेजी में जी, वेस्टर्न इंडियन ड्रामा अंग्रेजी में, वॉइस एंड स्पीच समझाया जा रहा है अंग्रेजी में, मेकअप में जो कुछ भी समझाया जा रहा है अंग्रेजी में। तो मैं थोड़ा सा सख्ते में आ गया। अंग्रेजी तो पढ़े ही नहीं थे जी, ना यहाँ पढ़े थे, साथ में थोड़ा बहुत एक काम चलाओ जो होती है ABCD और थोड़ा बहुत इधर उधर। इसी तरह से वहां भी क्योंकि सरकारी स्कूल था तो सरकारी स्कूलों में जैसा कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, थोड़ा बहुत शब्दों से परिचय, भाषा से परिचय तक ही सीमित था वो। सो मैं थोड़ा शॉक हो गया, सख्ते में आ गया कि अरे, तो ये एक दिन हो गया। फिर दूसरे दिन में यही, और दूसरे जो क्लासेस हुए वो भी ऐसे ही, फिर तीसरे दिन में ऐसा ही जी, चौथे दिन भी ऐसे ही। पहले दिन में आगे की रो में था जी, दूसरे तीसरे दिन में तीसरी रो में चला गया, एक आधा हफ्ते में थोड़ा और पीछे गया, और 10 एक दिन में बिल्कुल लास्ट रो में पहुंच गया कि कोई मेरे तरफ ध्यान भी ना दे जी, और मेरा कुछ पूछे भी ना जी, प्रश्न कर लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सब चलते चलते दिमाग मेरा ऐसा बदलने लगा, क्या ये तो गड़बड़ है, क्या मैं गलत जगह में आ गया। तो इसी सोच विचार में एक आधा महीना निकल गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके बाद दूसरे महीने में कभी जाता कभी नहीं जाता, ऐसे होने लगा। तीसरे महीने में भी ऐसे ही होने लगा जी, और तीसरे महीने का अंतिम सप्ताह आते आते मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जगह मेरे मतलब की नहीं है, मुझे कोई और दूसरी नौकरी तलाश करनी पड़ेगी और मुझे अपना ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ देते हैं। तो फिर मैं वो विज्ञापन ढूंढने लगा जी, फिर से दूसरी नौकरी के लिए। ये सब कितना रोमांचक है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने में भी, और हमारे श्रोता भी इस बात को लेकर बहुत ही रोमांचित हो रहे हैं कि आगे आपकी कहानी में कैसे कैसे मोड़ आने, कैसे मोड़ जी। जहां मैं ये महसूस करता था कि मुझे अव्वल आना है, और अगर मैं पीछे बैठा हूं तो आप मेरी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, एकदम उससे उलट। हाँ, एक विज्ञापन में मुझे दिखाई देगा, होमगार्ड की भर्ती अव्वल आने वाला छात्र होमगार्ड की भर्ती क्या है? होमगार्ड की भर्ती जी, चलते हैं हम इसमें भर्ती हो जाते हैं, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, किताब में करके मैं अपना प्राइवेटली कर लूंगा जी। डिसाइड किया, संडे वाले दिन उसकी भर्ती होनी थी और आज फ्राइडे था जी, डिसीजन हो गया। अब मैं खुश हो गया जी, वो जो टेंशन भरी हुई थी दिमाग में वो सब निकल गई, यानी वो अंग्रेजी का हुआ, हाँ निकल गया। ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मुक्त हो रहा हूँ यहाँ से। फ्राइडे के दिन जी सुबह मैं गया, क्योंकि अब तो लास्ट डे है, तो गया तो एक लाइब्रेरी में गया सीधा। लाइब्रेरी में ज्यादा व्यतीत करता था क्योंकि पीरियड्स वगैरह में हमारा सब मन भी नहीं लगता था और वो सब विरक्ति सी हो गई थी। तो वहाँ लाइब्रेरी में अपने हिसाब की किताबें निकाल के थोड़ा बहुत स्टडी करता रहता, थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, आउट होने वाला था, परिसर से बाहर होने वाला था। एक बड़ा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में ही डायरेक्टर का चैम्बर था जी। तो जैसे मैं बाहर निकलने को ही था कि पीछे से आवाज आई, ए नामदेव कम हियर जी। तो मैं एकदम चौंक गया, थोड़ा सक पका गया जी। यू कम हियर, मैं कहा यस सर। मैं गया उनके पास, हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब जी, आज तक मेरे जहन में है वो जी। व्हाट हैपेंड, अंग्रेजी में ज्यादा बोलते थे। हाँ। तुम क्लासेस में नहीं आता है, टीचर्स बोलते तुम क्लासेस में नहीं आता है, तुमको करना है ना इधर कोर्स, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कम हियर। चलो अंदर लेके गए मुझे, चैम्बर में लेके आए, मुझे सामने बैठाया कुर्सी पर, क्या प्रॉब्लम है बताओ मेरे को। तो मैंने उनको जैसे ही बोलना शुरू किया, मैं एकदम टीयर्स में आ गया जी। मैंने कहा कि मैं यहाँ आया था सीखने के लिए और सब चीजें अंग्रेजी में यहाँ सिखाई जाती हैं। हाँ, मुझे अंग्रेजी आती नहीं जी। उसमें जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें लिखा था कि जो समझाने का, सिखाने का, टीचिंग करने का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। यहाँ हिंदी कोई बोलता ही नहीं है। आपका क्लासिकल इंडियन ड्रामा जो संस्कृत बेस्ड है जी, उसको भी अंग्रेजी में सिखाते हैं यहाँ। और मैं एकदम आंखों में आंसू भर के, तो वो भी शौक हो गए, बात तो सही थी। तो कहा नो, मैं अभी बुलाता हूँ टीचर्स को जी, वो तुमको सिखाएंगे, तुमको तुम्हारे हिसाब से सिखाएंगे, तुम्हारे हिसाब से हिंदी में भी बताएंगे।
उन्होंने टीचर्स को बुलवाया और मेरे सामने सबको बताया, समझाया कि ही इज राइट, उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो कब तक बैठेगा क्लास के अंदर। सही। और ये आप लोगों की ड्यूटी है कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझा जाए, उसकी मनस्थिति को समझा जाए, और जब मीडियम हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी में भी समझाया जाना चाहिए सभी कोर्सेज जी। तो ये सबकी सहमति हुई कि हाँ ये जरूरी है, और इनको और भी दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं समझ में आता होगा, हाँ, जो नहीं कह सके होंगे या थोड़ा बहुत समझ में आता हो, हाँ, लेकिन वो संकोचवश नहीं कह पाते होंगे, तो हिंदी में भी सिखाया जाना चाहिए, हिंदी में भी बताया जाना चाहिए, हिंदी में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मेरा रिकॉर्ड मंगवाया जी कि अगर ये इतना कमजोर है तो ऐसा कैसे है, तो सिलेक्शन कैसे हो गया जी। ये उनकी नजर, उनके ध्यान में बात ये आई। हाँ। तो उन्होंने देखा कि ये तो इतना मेहनती लड़का है, इतना सब कुछ उसने अचीव किया है अपने स्कूलिंग डेज में, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो सब टीचर्स को भेज के उन्होंने कहा कि तुम इतने मेहनती लड़के हो, तुमने इतना सब कुछ उपलब्धि हासिल की है क्लास अपने स्कूलिंग डेज में, ये भी है, स्पोर्ट्स भी है, तो फिर तुमको मेहनत नहीं करनी चाहिए जी। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको अपने हिसाब से उस पर अलग से अभ्यास नहीं करना चाहिए, जो तुम अभ्यास और दूसरी चीजों में स्कूलिंग डेज में करते रहे हो। तो क्यों नहीं तुम ऐसे करते कि जैसे योगा की क्लास है उसमें तो लैंग्वेज नहीं है, जो डांस मूवमेंट की क्लास है उसमें तो लैंग्वेज बाधा नहीं है, वो तो फिजिकल वर्क है, जो मेकअप है उसमें भी लैंग्वेज नहीं है, जो स्वॉर्ड फाइटिंग की क्लास होती थी उसमें भी लैंग्वेज नहीं है कहीं, जो स्पीच और वॉइस का सब्जेक्ट है उसमें भी लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ लिटरेचर में लैंग्वेज है। बाकी की ये 7-8 क्लासेस हैं, तुम इसमें एक्सेल करो ना। तुमको लगता है अंग्रेजी बोलने वाले सब आगे ये मुझे बोलने नहीं देते या से ये बोलते रहते हैं, मैं बोलूं कैसे। तो अगर तुम इन क्लासेस में अलग से अभ्यास करो, तुम तो अपने कमरे में बैठ के अभ्यास कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। और अगर तुम 7 क्लासेस में एक्सेल करते हो, उसमें टॉप रैंक हासिल करते हो, तो बाकी तो ये 3-4 क्लासेस ही हैं, सब तुम्हारे पीछे हो जाएंगे जी। तो उनकी इस बात ने अचानक जैसे लाइट सी जला दी और ये तो अभ्यासों की वजह से मैं ये सब कर सका था, और अभ्यासों की तो मुझे अच्छा अभ्यास था जी, वो मेरी फितरत में था, मेरी आदत में था अभ्यास करना। तो अचानक जो लाइट सी जला दी उन्होंने, तो मुझे लगा कि बस ये करेक्ट है। मैंने डिसाइड किया नेक्स्ट डे से वही रूटीन, 5:15 बजे उठना और 5:15 से 6, 6:15, 7:15, 7:15 3 घंटा डेली मुझे इन सब अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटना है। ये आधा घंटा इसके लिए, ये आधा घंटा इसके लिए, और अच्छी मेहनत अभ्यास करना है इन सभी सब्जेक्ट्स पर। उसमें योगा का अभ्यास, डांस मूवमेंट का अभ्यास, वॉइस का अभ्यास और मेकअप का अभ्यास, ये सब चीजें मेरी चालू हो गई जी। और फिर मैं वापस उसमें आ गया जो मैं स्कूलिंग डेज में जैसे कि मेहनत जैसे जो करता था। करते 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 3 महीने तो वेस्ट हो गए थे जी। अगले 3-4 महीने में धीरे धीरे मैं सरफेस में आने लगा, ऊपर आने लगा। हाँ। हर क्लास में मुझे मतलब थोड़ा एक्सीलेंस सा मिलने लगा। धीरे 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 करके 8-9 महीने के बाद मैं फर्स्ट रो में आ गया धीरे धीरे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ जी, और मैं 7-8 क्लासेस में टॉप था। सो इतना बल मिला मुझे, और मैं अपने यंगस्टर्स को, अपने नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि आपके अभ्यासों में जो ताकत है वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को पछाड़ सकती है। आपका अगर लक्ष्य निर्धारित है, आपका लक्ष्य यदि आपने निश्चित कर लिया है, और अगर आप में अभ्यास करने का जज्बा है, वो पैशन है, तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता अगर आप अभ्यास करते रहें। सो 1 साल के अंदर जो मैं इतना डिप्रेशन में था, टॉप रैंक में आ गया और फर्स्ट रो में आ गया, और सब मेरी इज्जत करने लगे और सब मेरे हिसाब से मुझे सपोर्ट करने लगे, कोऑपरेट करने लगे। स्टूडेंट्स भी, ये सब अनुपम खेर वगैरह, ये जो बात करते हुए जब मुझे चुप करा देते थे। एक तो मैं बुंदेलखंड से था जी, तो बुंदेलखंड में क्या हाई नोट में बात करते, कहा भैया, हाँ, और टोन भी अलग होती है। ये एक हाई नोट है, और सा और शाह और जा और जा का कोई फर्क अंतर होता ही नहीं यहाँ पर, तो वो वहां भी नहीं था। तो बिल्कुल मतलब मुझे नकारा सा कर दिया था उन्होंने। जैसे ही मैं बोलता था तो या तो मेरा उच्चारण गलत हो जाता था, और वो हाई नोट तो रहता ही था। तो जैसे 4-5 लोग खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, बातचीत चल रही है, और अचानक मुझे कहना है कुछ 1-2 सेंटेंस बोलना है, बोलते वो अच्छा ठीक है चुप हो जाओ, मुझे बोलने ही नहीं देते थे, क्योंकि बोलना ही खराब था, इसलिए वो नहीं बोलने देते थे। बाद में वही मेरी इतनी इज्जत करने लगे, इतना वो अब इतने अंतरंग हो गए हम के, फिर हम रूममेट भी हो गए, और फिर इस सफर को तो हम चलते ही चलेंगे आपके साथ। हाँ। लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि फिर इसके बाद व्यावसायिक रंगमंच की तरफ आपका रुझान हुआ, तो
तो व्यावसायिक रंगमंच के दौरान क्या क्या रहा वो बताइए थोड़ा सा। उसके पीछे भी एक विचार रहा जी। 3 साल ट्रेनिंग की जी। खूब सीखा। इब्राहिम अलकासी साहब, बैरी जॉन जी, बीवी कारंत, MK रैना और बाहर से जो टीचर्स आते थे जी, प्रोफेसर फिट्जमैन जर्मनी से, रिचर्ड शेकनर अमेरिका से, सिसिली बैरी लंदन से, ऐसे बहुत सारे टीचर्स आते थे, उनसे खूब सीखा। तो 3 साल हो गए जी, कोर्स कंप्लीट हो गया, डिप्लोमा हाथ में आ गया। अब सवाल ये रहा कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। भाई लोगों ने कहा हम तो बम्बई जा रहे हैं, किसी ने कहा कि हम तो लखनऊ जाएंगे, वहां थोड़ा बहुत करेंगे, टीचिंग करेंगे। अनुपम ने कहा कि मैं टीचिंग करूंगा लखनऊ में 1 आधा साल, थोड़ा पैसे वैसे इकट्ठे करके फिर मुंबई आऊंगा। जी। सतीश कौशिक ने कहा मैं बम्बई जाऊंगा। हाँ, इस तरह से सबने अपने अपने प्रोग्राम, करण राजदान चूंकि वहीं का है, हाँ। तो उसने कहा कि मैं तो वहां अपने जाति काम शुरू कर दूंगा। जी। तो इस तरह से सबने अपने अपने प्रोग्राम बना लिया। डिप्लोमा कंप्लीट होते होते तक रेपर्टरी कंपनी जो वहाँ नेशनल स्कूल ड्रामा का प्रोफेशनल विंग है, हाँ। जिसमें सभी ट्रेन्ड एक्टर्स, ट्रेन्ड डायरेक्टर्स, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस हैं, उनके प्लेस देखने का हमको एक बड़ा अवसर रहा। बीच बीच में उनके प्लेस हम देखते रहे। और जिस तरह का काम उस टाइम में श्री मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावकर जी, सुरेखा सीकरी जी बिल्कुल किया करती थी, वो इतना एक्साइटिंग और चमत्कृत कर देने वाला हुआ करता था। तो मन में ऐसा लगता था कि यार मुझे इस तरह का काम करना चाहिए। अगर एक्टिंग करो तो इस तरह की करो जी, नहीं तो करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि वो अव्वल रहने का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहा करता था। सो खत्म करते 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 तक ये बना कि यार मुझे छोटा मोटा इस तरह का काम नहीं करना है। मुझे जब तक मुझे ये महसूस ना होने लगे कि मेरा लेवल वो है, तब तक मुझे इसमें करियर में नहीं जाना चाहिए, प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, बॉम्बे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मन में ये था कि जब मैं काम करूं, मैं परफॉर्म करूं और मनोहर सिंह जी या उत्तरा बावकर इनके लेवल का परफॉर्म करूं और लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़े, तो ही मुझे, जब वो उतनी मैच्योरिटी हासिल कर लूं, तो ही मुझे बॉम्बे के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो मैंने उनके बारे में फिर जाना, पूछताछ की, इन्होंने कितने साल किया है। अच्छा, यहाँ पर रुकना चाहेंगे। ये जो आपने निर्णय लिया कि हमें अपने आप को पुख्ता करना है अभिनय के क्षेत्र में, ये अरसा, ये कुछ आपको ज्यादा नहीं लगता कि इतनी ही दिनों बाद आपकी शुरुआत फिर आगे जाके और दूसरी जगह करियर के रूप में एक्टिंग को अपनाने में हुई? इसके पीछे सोच ये थी कि अगर मैं अपना वर्तमान लगाता हूं तो मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा जी। अगर वर्तमान होम करता हूं तो मेरा फ्यूचर बेस्ट होगा। मन में ये बात थी कि मेरे अपने परिवार का स्तर ऊंचा करूं, मेरे बच्चे कहें कि वाह ये है मेरे पापा हैं, देखो क्या काम किया। ऐसा फील आना चाहिए, ऐसा फील मुझे अर्न करना चाहिए, मुझे कमाना चाहिए, मेरी कमाई ये होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं 10 साल भी मेहनत करूं और 10 साल मेहनत करते करते वो लेवल अगर हासिल करूं, तो आगे के 20 साल मेरे लिए जो सुखदायक और जो और दूसरे हमारे से जुड़े हुए लोगों के लिए जो सुखदायक रहेंगे, वो उसकी बात ही अलग होती, वो आनंद ही अलग होगा। ऐसा फील उस टाइम में भी रहा करता था मेरे। जब मैंने उनके बारे में पता किया कि उत्तरा बावकर जी और सुरेखा सीकरी जी और मनोहर सिंह जी, किसी ने 7 साल से थिएटर कर रहे हैं, कोई 8 साल से कर रहे हैं, किसी को 9 साल हो गए हैं जी, और तब जाके इन्होंने ये लेवल हासिल किया है, ये स्तर हासिल किया है, तो मुझे लगा कि मुझे भी कम से कम 10 साल लगाना चाहिए। और मुझे जब तक ये मैच्योरिटी, ये स्तर हासिल ना हो, मुझे ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। और ये जगह तब छोड़ूंगा मैं जब तक मुझे ये मैच्योरिटी हासिल ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने जीवन में कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया? शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं। मन में ये था कि मुझे सबसे अलग काम करना है, सबसे फर्स्ट रो में ही रहना है, टॉप लेवल के, टॉप रैंक के लोगों में ही मेरा नाम लिया जाए। ऐसे काम करने के लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी साल लगाने पड़े, वो मुझे लगा देना चाहिए। ये निर्णय ले लिया मैंने कि मुझे कम से कम 10 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी में काम करना है, इनके साथ रह के वो लेवल हासिल करना है जी। ये निर्णय लेके मैंने अपनी आगे का प्लानिंग, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे जी, उनको बताया कि मैं रेपर्टरी में अप्रेंटिसशिप के तौर पर आना चाहता हूँ। पहले ये फेलोशिप दिया करते थे जी, 1 साल की,
उस ग्रुप में काम करने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रोफेशनल वर्क कैसे होता है। जी। अच्छा, उस दौरान जो आपके सहपाठी थे, अनुपम खेर जी, सतीश कौशिक जी, अनंग देसाई, ये अपने अपने मंजिलों के लिए चलना शुरू कर चुके थे अलग? ये उन्होंने अपना अपना डिसीजन लेके, अनुपम खेर लखनऊ निकल गए थे जी, और सतीश कौशिक ने कहा था कि कुछ दिन में यहाँ दिल्ली में रह के मैं बॉम्बे जाऊंगा। अच्छा अच्छा। सो करण राजदार निकल गए थे बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के सुहास खान के जो वो भी बॉम्बे के, तो वो भी बॉम्बे निकल गए। तो सब अपने अपने दिशाओं में निकल गए। और मैंने ये डिसाइड किया, मैं उनको बोला जी, तो उन्होंने कंसीडर किया मेरा मेरिट लिस्ट देख के जी। तो मतलब ये स्थिति बन गई थी कि जो मैं कहूँ वो मुझे विंग मिल सकता था, जो मैंने पिछले जो मेरिट में आया था, मेरिट्स को देख के। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने 1 साल का फेलोशिप मुझे दे दिया वहां काम करने के लिए रेपेट्री कंपनी में। सो इस तरह से मैंने 78 में रेपेट्री कंपनी ज्वाइन की और 1 साल जो फेलोशिप के दौरान खूब काम किया। मन में ये था कि ये मजबूर हो जाए मुझे आगे रखने के लिए जी। सो उस हिसाब से अपनी वॉइस के ऊपर काम किया, अपने स्पीच के ऊपर काम किया और बाकी टूरिंग वगैरह होती थी रेपेट्री कंपनी की या शोज होते थे, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खूब काम किया और वो इम्प्रेशन डाल ही दिया, हमने इमेज बना दी कि बहुत काम करने वाला बंदा है ये। सो फेलोशिप खत्म होते होते वहां रेगुलर करने के लिए ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हुआ करते थे। तो सी ग्रेड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मांगी, मैंने भरी और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं रेगुलर आर्टिस्ट हो गया जी। और फिर सी ग्रेड से 2 साल के बाद बी ग्रेड में और 2 साल के बाद फिर ए ग्रेड में। और चूंकि अभ्यासों का बहुत मतलब आदत बन चुकी थी जी। तो इन चीजों ने, इन अभ्यासों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं जी, पहले तो क्या भैया, तो हाँ, ये वाला था जी जी जी। बाद में फिर इन सब चीजों पर काम किया, खूब अभ्यास किया, तो उन्होंने मुझे रेगुलर कर दिया। फिर सी ग्रेड से बी ग्रेड और बी ग्रेड से ए ग्रेड। और जिस तरह के काम मैंने किए थे, उन कामों को देख के जो बाहर से डायरेक्टर्स आते थे वो घूम फिर के मेरे ऊपर ही केंद्रित हो जाते थे। तो हर बार ऐसा होता था कि मैं मेन रोल किया करता था जी। सो कुछ एक ही सालों में मैं रेपेट्री कंपनी का मेन एक्टर बन गया। और मेन एक्टर बन गया तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स करने को मिले, जैसे प्रोफेसर फिट्स बेनविट्स जो जर्मनी से हैं, हाँ। उन्होंने आके ओथेलो प्ले किया और ओथेलो में मुझे ओथेलो का कैरेक्टर दिया, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह से रिचर्ड शेखनर आए अमेरिका से, उन्होंने मेरे काम को देख के चेरी ऑर्चर्ड नाम का प्ले किया, उसमें जो लोपाखिन मेन कैरेक्टर है वो मुझे दिया। तो इस तरह से ऐसे लोगों के साथ मुझे मेन कैरेक्टर करने को मिले और इनसे इतना सीखने को मिला। आप सोचिए कि वर्ल्ड की एमिनेंट पर्सनालिटीज इन थिएटर जी, इतनी नॉलेजेबल लोगों के साथ मेन कैरेक्टर करने को मिला। उनके साथ नजदीकी, जितनी भी नजदीकी हो सकती है उतनी नजदीकी के साथ मैंने वो काम किए और सीखा उनसे। और धीरे 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 करके जिस स्तर की मैं बात सोचता था वो स्तर धीरे धीरे मैंने टच करना शुरू किया। बाद में ये हो गया कि जब नाटक अनाउंस होता था तो लोग ये पूछ के टिकट लेते थे कि इसमें मेन एक्टर कौन कर रहा है, और जब उनको पता चलता था कि मैं कर रहा हूँ तो पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीदे जाते थे। गोविंद जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे श्रोता चाह रहे होंगे कि एक कोई संवाद आप अपने नाटकों में से जो आपको सबसे प्रिय रहा हो, अगर वो सुना दें तो ज्यादा अच्छा रहे। एक नाटक हमने किया था अंधा युग जी, धर्मवीर भारती जी का है। और इससे जुड़ी ही बात यह है कि ये नाटक कल्चरल एक्सचेंज में जर्मनी में इसका शो होना था, बर्लाइनर फेस्टिवल जी। बर्लाइनर फेस्टिवल से इनविटेशन था भारत के लिए कि आप यहाँ प्ले कीजिए। बर्लिन में एक फेस्टिवल होता है, उसको बर्लाइनर फेस्टिवल कहते हैं। उसमें दुनिया की तमाम खास खास नाटक मंडलियां आके परफॉर्म करती हैं। तो उसमें इनविटेशन मिला और उस इनविटेशन के हिसाब से अंधा युग तय किया गया कि ये किया जाए। और उस अंधा युग में जो मेन कैरेक्टर है अश्वत्थामा, वो मुझे दिया गया। खूब अच्छी प्रैक्टिसेस हुई, खूब अच्छे तरह से वो तैयार हुआ। पहले हमने दिल्ली में काफी शोज कर लिए वहां जाने से पहले, ताकि मंच जाए सब कुछ। हम जर्मनी रवाना हुए। कितनी बड़ी बात है ये कि आप भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जर्मनी में जाके पूरी दुनिया के लोग वहां पर जो खास खास नाटक मंडलियां हैं वो वहां परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप भी परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें मैं मेन रोल कर रहा हूँ। बहुत ही बड़ी उपलब्धि। सो ये एक बड़ा अच्छा सा महसूस करते करते हम वहां जर्मनी पहुंचे। जिस दिन शो था उसके पहले हम लोगों ने रिहर्सल वगैरह की और ये देख के हमको बहुत ही एक अच्छा
एक किक मिलती है ना जिस तरह से। बिल्कुल। पहले हम सोच रहे थे कि पता नहीं यार हमारी भाषा को कैसे समझेंगे, ये क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा इनके, सिर्फ मूवमेंट्स वगैरह, सिर्फ कोरियोग्राफी देखेगी इनको। वहां जाके पता लगा कि हर सीट के साथ साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की व्यवस्था है। सो ये व्यवस्था देख के हमको बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि इनको तो सब कुछ समझ में आएगा। जी। सो शो हुआ जी, शो हुआ, शुरू हुआ, और धीरे धीरे हम आगे बढ़े और हम देख रहे हैं कि कोई भी दर्शक रिएक्ट नहीं कर रहे। सो थोड़ा हमको कंफ्यूजन सा हो गया कि कैसे, क्यों, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और तकरीबन आधा पौना घंटा, 1 घंटा गुजर गया और वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे और हमको टेंशन फैल गई जी। तो टेंशन में रहते हुए भी हमने उसको कंप्लीट किया प्ले जी। और फिर हम जैसे ही शो खत्म होने को हुआ, हम सख्ते में आ गए कि पता नहीं अभी कैसा रिएक्शन आने वाला है। तो तालियां बजनी शुरू हुई जी, जो कि नॉर्मल होती हैं। प्ले खत्म हुआ तो तालियां बजती हैं। अच्छा, हमारी 39 की टीम थी पूरी जी। तो जैसे कर्टेन कॉल होती है, लोग आते हैं, एक्टर्स आते हैं, लाइन से आते हैं, नमस्कार करते हैं, 2 बार 3 बार नमस्कार करते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो तालियां बजी, हम आए, एक एक करके नमस्कार किया, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब 3 बार हो जाता है तो सामने देखते हैं, तब लोग तालियां बजाना बंद करते हैं और अगर किसी को कुछ कहना होता है तो कह देते हैं। तो हमने 3 बार नमस्कार करके सामने देख रहे हैं अभी, तो वो तो तालियां बजाते जा रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं है, रुक नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद हमको थोड़ा सा वैसा लगने लगा, यार ये तो बंद ही नहीं कर रहे। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो वहां से विंग में से जो हमारे चीफ थे, उनका अच्छा आ जाएंगे तो बंद कर देंगे। तो हम धीरे धीरे करके जाने लगे, विंग में चले गए। स्टेज खाली और तालियां बजे जा रही। मैंने सोचा कि ये अभी बंद कर देंगे, लगातार बज रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। फिर दूसरी विंग में वहां सामने लोग खड़े, हम यहाँ खड़े, क्या करें अभी, ऐसे इशारे कर रहे। तो हमारे सीनियर हैं उत्तरा बावकर जी, उन्होंने कहा कि आ जाओ, दोबारा आते। तो हम धीरे धीरे आके दोबारा आ गए स्टेज पर आ गए। फिर हमने वही नमस्कार किया, एक बार और अब सामने खड़े देख रहे हैं कि अब बंद होंगे तो हमारी तरफ से कोई थैंक यू बोल देगा ऐसे। अब देख रहे हैं वो फिर भी बजाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर वही स्थिति होगी, फिर कि अब क्या करें। माय गॉड, वो अनुभव कमाल का था। थोड़ी देर में हमने डिसीजन लिया कि चलो विंग में चलते हैं। तो फिर हम विंग में चले गए, स्टेज खाली, फिर भी तालियां बज रही। क्या बात है, बहुत बड़ी। अरे बाप रे, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हमारे कि क्या। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो अंदर चल के और फिर उनको नमस्कार करके कुछ बोल देते हैं उनको। सो हम जल्दी आए स्टेज पर और नमस्कार की, और हमारे बीच में से जो हमारे सीनियर उन्होंने बोला थैंक यू ऐसे बोला जी। वहां से डबल उसमें लगभग सभी थैंक यू। मतलब आज भी रोंगटे खड़े होते हैं हमारे। जर्मनी में जाके हमने जिस तरह से परफॉर्म किया और जिस तरह से इस प्ले का इम्पैक्ट रहा, वजह इसकी ये थी, इतना ज्यादा इम्पैक्ट की कि एक तो सब कुछ मजा हुआ था सब, और प्ले जो था वो एंटी वॉर प्ले है, युद्ध की विभीषिका के ऊपर। और जर्मन्स ने युद्ध की विभीषिका बहुत सीखी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत भोगी है जी। सो एक लाइन में जो मीनिंग उनकी ट्रांसलेशन में पहुंच रहा था, उसने इतना इम्पैक्ट डाला कि वो बिल्कुल अभिभूत हो गए। बिल्कुल इतने ज्यादा उनको कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस बजाए जा रहे थे। और कुछ, चूंकि हिंदी आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं उनको, तो बस उनका एक्सप्रेशन ये था कि हाँ। तो इस तरह से हमने अंदाजा लगाया कि 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन था वो हमारे लिए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आज तक जो अनुभव वहां हुआ है, मुझे और दूसरे अवार्ड्स भी मिले हैं, वो अनुभव दोबारा मुझे हुआ नहीं है। दादा, वो संवाद हम सुनना चाहेंगे जो जर्मनी में आपने सुनाया था अंधा युग का। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरुद्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैं दुर्योधन को देखा,
निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? पिता की निर्मम हत्या का वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर नया था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मैं, मेरे पिता थे अपराजय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शिखा। रंगकर्म की दुनिया से अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की भी कुछ पाबंदियां होती हैं, तो हम सीधे चलते हैं शोला और शबनम पर। एक अलग दुनिया में ले जा रहे हैं आपको, एकदम से आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि कहां एक तरफ अंधा युग के जीवन को आपने जिया और फिर दूसरी तरफ फिल्म की यात्रा शुरू हुई शोला और शबनम से। ये फिल्म आपको कैसे मिली? तो जिस सोच के साथ मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ज्वाइन किया था, इस सोच के साथ कि मैं 10 साल करूंगा और वो मैच्योरिटी, वो लेवल, वो स्तर हासिल करूंगा, तब बॉम्बे जाने की सोचूंगा। 10 साल के बजाय मैं 11 साल तक मैंने रेपर्टरी कंपनी में काम किया, और जब मुझे महसूस होने लगा कि हाँ अब मैंने वो स्तर छू लिया है। तब तक आपकी उम्र कितनी हो चुकी थी? तब मैं था तकरीबन 38 साल का जी। तो जब मुझे लगा कि हाँ अब जाया जा सकता है, तो मैंने फिर अपनी पत्नी सुधा, मेरी पत्नी का नाम सुधा है, उनके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था। बिल्कुल। बम्बई में कोई था तो नहीं मेरा, और इतनी अनिश्चितता होती है इस करियर में, एक्टिंग के करियर में, कि आप बॉम्बे जाएंगे, पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, और फैमिली, मेरी 2 बेटियां थी उस समय, इनका भरण पोषण कैसे होगा, ये सब चीजें थी। सो इसके ऊपर बात होनी जरूरी थी। बिल्कुल। सो वो मैंने अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किया, उनको फ्यूचर दिखाया कि फ्यूचर ये है, दिल्ली का फ्यूचर ये है और बॉम्बे का फ्यूचर ये है। सो डिसाइड करो कौन सा फ्यूचर चाहिए, ये या ये प्रश्न मैंने उनके सामने रखे जी। और बड़ा ड्रामेटिक था वो। बिल्कुल। मैंने किस तरह से, मैं बताता हूँ कैसे था, जी जी, किन परिस्थितियों में मैंने छोड़ा, वो भी बता देता हूँ शॉर्ट में। 11 साल हो चुके थे, मार्च का महीना था, और मोहन मैशी जी सब लोग जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने एक नाटक शुरू किया, और उन्हीं दोनों, ये मेरा ऑलमोस्ट निर्णय हो रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है। तो नेक्स्ट डे कास्टिंग होनी थी, और ये मालूम था मुझे कि ये मुझे मेन रोल देने वाले हैं। तो एक दिन पहले मैंने मन में ये आया कि अगर मैं फिर इसमें फंसा तो फिर आगे निकल जाएगा मामला, तो अभी मुझे ये डिसीजन लेना ही है कि मुझे यहाँ से जाना है। तुरंत मैं गया, रेजिग्नेशन लिखा, एक लेटर अपने चीफ के लिए और एक सॉरी लेटर अपने मोहन मैशी साहब के लिए, सॉरी मैं ये निर्णय हो गया है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये मेरे फ्यूचर की बात है, सॉरी क्या कि एक चिट्ठी उनके नाम पर वहां ऑफिस में रख दी, और 3 दिन की छुट्टी उसमें लिख दी जी। और 3 दिन तक घर में सब थोड़ी शांति सी बनी रही, थोड़ा सा टेंशन वाली बात भी थी, सब कुछ होता रहा, और फाइनली मैं डिसाइड किया, बॉम्बे पहुंचा। घर में ये कह के गया कि 5-6 महीने में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बना लूंगा और तुम लोगों को ले लूंगा। अभी उस पर आ रहा हूं कि मुझे ये रोल कैसे मिला। बिल्कुल जी। तो बॉम्बे पहुंचे, ये दिसंबर 89, तो समझ लो 90 में जी, 90 में बॉम्बे पहुंचा। 1 महीने तक सब सर्वे करता रहा। मेरा एक दोस्त है वहां पर, उसके यहाँ रहा मैं, प्रमोद सारस्वत जी, उसका मैं ऋणी हूं कि उसने मुझे अपने घर में पनाह दी, ऐसे टाइम में जब आदमी अकेला होता है। सही। 1-2 महीने तक सब कुछ सर्वे अर्वे किया। 3 महीना शुरू हुआ तो मुझे दिल्ली से कॉल आया
जी कि आपको यहाँ ढूंढा जा रहा है, और केतन मेहता है, उन्होंने एक फिल्म प्लान की है सरदार पटेल जी, उसमें वो आपको कास्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली इस बात की भी कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और एक नया काम मिला। बिल्कुल। सो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैं दिल्ली का प्रोग्राम बनाया, पहुंचा दिल्ली, केतन मेहता से मिला, सारी बातें हो गई और मुझे सरदार पटेल के पीए का कैरेक्टर फाइनल किया उन्होंने, और अच्छा खासा उन्होंने अमाउंट डिसाइड किया जी, और उसका मुझे एडवांस वगैरह भी दे दिया। वहाँ 1 हफ्ता और रहा मैं, और मैंने बच्चों को कहा कि बस जाके मैं वहाँ कमरा देखता हूँ और हम चलेंगे। अब 6 महीने की बात नहीं है, 3 महीने में ही चलेंगे। जी, तो मैं गया वापस। आपने जब जो चाहा है वो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने दिया मुझे, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। गया वहाँ कमरा देखा और कमरा डिसाइड किया, वापस आया, बच्चों को लेके गया, और सरदार पटेल की शूटिंग 4 साल तक चली जी। उस शूटिंग के दौरान मुझे शोला और शबनम ऑफर हुई। यहाँ भी थोड़ा सा बता दूं कि क्यों ऑफर हुई। यहाँ तो दिल्ली में तो लोग जानते हैं कि उन्होंने आपका काम देखा है जी, मुंबई में कहाँ काम आपका देखा है, तो आपको उनको क्या पता कि आप क्या हैं भाई, ए ग्रेड का आर्टिस्ट होंगे आप, जब तक आपका काम देखा नहीं गया कैसे कन्विंस होंगे। मैंने फिर जितने भी जो भी मेन कैरेक्टर्स जो बड़े प्लेस किए थे उनके सब मैंने एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड बनाया, एक एल्बम बनाया, तकरीबन 3 किलो का तो वजन था उसका जी, बड़ा एल्बम बनाया। तो जहां भी जाता था अपॉइंटमेंट लेके उनको वो एल्बम दिखाता था, ये काम मैंने किया, ये है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता था जी। सो इतना बड़ा एक्सपीरियंस, 11 साल का एक्सपीरियंस, इतने शोज और इतना सब कुछ था कि इम्पैक्ट पड़ना ही था जी। सो सरदार पटेल की शूटिंग के दौरान मैं वहाँ प्रहलाद निहलानी जी को मिला था जी, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, वो प्रोड्यूसर हैं, बड़े प्रोड्यूसर। जी, तो उनको जाके मैंने वो एल्बम दिखाया था, तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूंगा, तुम टच में रहना मेरे, मुझे फोन नंबर देना, हम काम करेंगे साथ में। ये कह के उन्होंने बात खत्म कर ली थी। तो 3 महीने के बाद उनका कॉल आ गया कि तुम्हारे लिए वो रोल है जो मैंने तुम्हें बोला था, अब तुम आके मिल लो। तो इस तरह से मुझे वो शोला और शबनम में रोल मिला इस शूटिंग के दौरान जी। इसकी शूटिंग चलती थी 4 साल तक, मतलब इसके रिलीज हुई 4 साल बाद जी। 3 साल तक शूटिंग चलती रही, उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन, इसमें सब टाइम लगता रहा। और शोला और शबनम रिलीज हो गई पहले और ये रिलीज हुई बाद में। सो पहले रिलीज फिल्म मेरी शोला और शबनम जी। उसके बाद उसी दौरान पर मुझे बैंडिट क्वीन ऑफर हुई। हम आपसे जिक्र ही करने वाले थे कि मील का पत्थर आपके करियर में भी रही और लोगों को भी बैंडिट क्वीन बहुत ही ज्यादा गहराई से अपने पास लगी। इस फिल्म ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला? तो बैंडिट क्वीन ऑफर हुई, वहाँ वो भी ऐसे हुआ कि मैं बॉम्बे में था और दिल्ली में मुझे ढूंढा जा रहा था जी, क्योंकि दिल्ली में अच्छा खासा नाम मैंने कमाया था 11-12 साल काम करके, अच्छे कलाकारों में नाम गिना जाता था मेरे। तो जो भी वहाँ लोग जाते थे कास्टिंग के लिए उनको मेरा नाम बताया जाता था। तो शेखर कपूर गए जी, तो उनको भी मेरा नाम बताया गया। तो मुझे यहाँ कांटेक्ट किया गया, बताया गया कि शेखर कपूर साहब एक फिल्म करने वाले हैं, उसमें आपको कास्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूछा, तिग्मांशु धूलिया इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे जो आजकल बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा तो कि वो यहाँ बम्बई कब आ रहे हैं, अगर लेट आ रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ दिल्ली, और अगर 1-2 दिन में ही आने वाले हैं तो मैं उनको यहाँ मिल लेता हूँ। तो मुझे बताया गया कि हाँ 2 दिन में वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे मुंबई में कांटेक्ट कर लूंगा। उनका नंबर ले लिया, आए, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कमालिस्तान में शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आ जाओ, मिल लेते हैं। तो मैं वही एल्बम लेके गया, उनको सब उनको दिखाया क्या है, मेरी तरफ मुस्कुरा के कह रहे हैं कि तुम तो मेरी फिल्म के खलनायक हो। ऐसे करके उन्होंने वो मुझे उसमें फाइनल किया। और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही, उस समय ये था सिलसिला कि दिल्ली में कौन एक्टर अच्छा काम कर रहा है इस बात की पूछताछ वहाँ बम्बई में हुआ करती थी। श्याम बेनेगल या गोविंद निहलानी साहब, इस तरह के लोग जो थिएटर के एक्टर्स को बहुत पसंद करते थे जी, वो इस तरह से पूछताछ करते रहते थे। तो उनको बताया भी जाता था कि ये चल रहा है। तो बैंडिट क्वीन के बारे में मेरे सब चर्चाएं होती रही। उसके बाद आर.के. बैनर जी, उन्होंने एक फिल्म शुरू की, प्रेम ग्रंथ जी। तो उस फिल्म की शूटिंग को 1 साल हो गया था, शूटिंग चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म का खलनायक कास्ट नहीं किया था। वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा एक्टर मिले जो नया भी हो, अच्छा भी हो और इस कैरेक्टर को फिट भी करे। तो उनकी खोज चालू थी। इसी दौरान उनको बैंडिट क्वीन के बारे में पता लगा। उन्होंने शेखर कपूर को कांटेक्ट किया, मेरे बारे में पूछताछ की
उसके बाद फिर उन्होंने वो फिल्म देखना चाहा, फिर उनको फिल्म दिखाई गई जी। फिल्म में देखा उन्होंने मेरा काम, फिर मुझे कॉन्टेक्ट किया गया, मुझे बुलाया गया सेट पर। उन दोनों शूटिंग चली रही थी सेट पर, अनुपम खेर, रोमपुरी और इस तरह के लोग थे जो मेरे ऑलरेडी पहले से टच में थे और मुझे ठीक ठाक मानते थे। तो मेरे बारे में उन लोगों से पूछताछ की गई, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, मुझे बुलाया, बात की और फिर रणधीर कपूर जी ने कहा कि आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे साइड में ले गए और उन्होंने कहा कि हम इतने दिनों से एक विलन ढूंढ रहे थे और हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म में वो विलन का रोल करें, आप करेंगे? जी। मतलब इतना उनका कि आप करेंगे ऐसे पूछ रहे हैं। मैं कहा करेंगे कि हम तो इतने दिनों से तरस रहे हैं आपके साथ, कोई भी आपके बैनर के साथ काम करने के लिए छटपटाएगा, सो मैं क्यों नहीं करूंगा जी। और इस तरह से मुझे प्रेम ग्रंथ मिली। और प्रेम ग्रंथ जिस दिन रिलीज हुई, चूंकि वो आर के बैनर का बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल, तो जब भी ये प्रीमियर या इस तरह से करते हैं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री, क्रीम फिल्म इंडस्ट्री जुड़ती है। सो जिस दिन प्रीमियर हुआ उसके अगले हफ्ते में 4 बड़ी फिल्में मैंने साइन की कमर्शियल जी। और उसके बाद फिर ये रहा कि मेरा कमर्शियल सर्किट ओपन हो गया और मैं सब कुछ। वो कौन सी करेक्ट फिल्में थी? एक थी कच्चे धागे जी, बड़ी हिट बिल्कुल, रही बिल्कुल। और उसमें मेरे परफॉर्मेंस को भी खूब अप्रिशिएट किया गया था। एक थी विरासत जी, उसमें तो आपने कमाल कर दिया था वो। और एक और फिल्म आई थी लावारिस जी, जिसमें अक्षय खन्ना और वो फिल्म चली नहीं थी जी, लेकिन एक नए तरह का कैरेक्टर मैंने उसमें दिया था। और एक चौथी फिल्म थी सत्या जी, उस समय कास्ट की गई थी, थोड़ी देर के दिनों के बाद वो शूट की गई थी। तो ऐसी ये 4 बड़ी फिल्में जी, बिल्कुल। उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने का अवसर आया नहीं अभी तक ईश्वर की कृपा से। जी 90 में मैं मुंबई आया था, अभी 16 चल रहा है। अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, अच्छी अच्छी फिल्में करने का मौका मिला है, अच्छे अच्छे किरदार करने का मौका मिला है, बहुत अप्रिसिएशन मिला है कामों को, पब्लिक का बहुत रिस्पेक्ट मिला है, इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? सिर्फ ये है एक आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं जी, सही है। सो नहीं है, लेकिन इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। बिल्कुल। और सही दिशा में सही मार्ग पर चलते चलते ओ माय गॉड जैसे कैरेक्टर मिलते ही रहेंगे जी, और आगे चल के और इस तरह के कैरेक्टर मिलेंगे जो मेरी आत्मा को संतुष्टि देंगे। जो मकसद था फिल्म इंडस्ट्री में आने का कि मेरे काम का डॉक्यूमेंटेशन हो, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे हमारे काम को देखें और लोगों को पता है कि देखो ये मेरे दादा है, ये मेरे नाना है, क्या काम किया है। मेरे बच्चे अप्रिशिएट करें, उनको फख्र हो फादर पर, ये मेरे पापा हैं जी। सो वो सब हो रहा है ईश्वर की कृपा से। इस बात का मुझे सेटिस्फेक्शन है। दादा, कोई संवाद जो आपके दिल के करीब हो फिल्मों का, जो हिट भी रहा हो और लोग अक्सर आपसे मंचों पर उसकी मंशा जाहिर करते हो, ऐसा कोई संवाद? एक फिल्म मैंने की थी जिसका भी जिक्र किया मैंने, विरासत जी, उसमें एक मैंने कैरेक्टर किया था जो तुमने बताया। उसमें वो विलन है फिल्म का, कैसे वो ठसक जाती नहीं। सो एक सीन है जिसमें पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, पंचायत का सीन है। अमरीश पुरी साहब मेरे बड़े भाई का किरदार निभा रहे थे, वो बैठे हैं, अनिल कपूर बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं और ये कैरेक्टर को 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, 1 घंटा लेट पहुंचता है। तो अमरीश पुरी साहब चूंकि बड़े हैं उस दिन, सो खूब डांटते हैं, ये क्या तरीका है, कोई तमीज है, पूरा गांव इंतजार कर रहे हैं और तुम 1 घंटे लेट आ रहे हो, ये वो है। तो ये एक सेंटेंस बोलता है जिसके लिए मैंने खूब प्रैक्टिस की, खूब अभ्यास किया, वो भी इसमें थोड़ा बहुत सुनाई पड़ जाएगा। सो वो एक सेंटेंस बोलता है, मुंह टेढ़ा हाथ टेढ़ा। जैसे उन्होंने डांटा, क्या तरीका है, क्या है, ये है वो है, तो वो बोलता है, ठाकुर वक्त के हिसाब से नहीं चलते, वक्त ठाकुर के हिसाब से चलता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। सो ये संवाद था। इस तरह की ठसक उस कैरेक्टर की थी। इस कैरेक्टर को बहुत अप्रिसिएशन मिला, मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस काम के लिए। ये कहा गया कि इस तरह का कैरेक्टर बहुत इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर और शुरुआत के दौर में एक एक्टर कैसे कर सकता है, आपने बहुत अच्छा
किया है और इस वजह से लोग मुझे आज तक याद करते हैं जी बिल्कुल, ये विरासत का ये कैरेक्टर, इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर आपने किया था। दादा बातें तो बहुत सारी हैं और आगे आने वाले दिनों में जब आप दोबारा अपने शहर सागर आएंगे तो फिर से बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी चलते चलते आप हमारे युवा कलाकारों को जो रंगकर्म कर रहे हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को, ऐसे नवयुवकों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, एक्ट को, आपकी एक्टिंग को लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप अपने जो आपने एक्टिंग की उसको रिकॉर्ड करके आप खुद देख लीजिए। आजकल जैसे कि लोग जो सक्सेसफुल हैं वो जिस स्तर का काम कर रहे हैं उस स्तर को आप कहीं छूते हैं क्या, या आप में छूने लायक वो कैपेसिटी है क्या? अगर है, अगर आपको दिखता है और लोग कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तो आप उसके लिए एक प्रॉपर एक अच्छी ट्रेनिंग कीजिए, स्टेज भी कीजिए। और आजकल इतने ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, भोपाल में हैं, ग्वालियर में हैं। आजकल तो ग्रेजुएशन भी थिएटर में होती है जी, एमए भी थिएटर में होता है, वहां जाके आप ट्रेनिंग कीजिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, भोपाल में, लखनऊ में है, सब जगह ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। आप अपने आप को वहां ट्रेनिंग करके परखिए। ट्रेनिंग करने के बाद आप किस लेवल को छूते हैं वो देखिए, और जब आपको लगे कि हाँ अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आपका जो स्तर है काम करने का, एक्टिंग करने का, जो आपके आइडियल एक्टर्स हैं उनके नजदीक जाता है, तब फिर आप इस एक्टिंग को अपना करियर अपना सकते हैं। अदरवाइज आप अपने शौक के लिए करते रहिए जी, आप उसको दबाइए नहीं, नौकरी कीजिए, अपने शौक के लिए एक्टिंग कीजिए। शौक या एक्टिंग करते करते हो सकता है आप उस स्तर को छू लें, आपको लगे कि हाँ कर सकते हैं, आप नौकरी छोड़ के वो काम कर लीजिए। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी मुलाकात फिल्म अभिनेता और वरिष्ठ रंगकर्मी गोविंद नामदेव जी से। ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिए। गोविंद जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बहुत ही अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जयशेखर, आपके सेंटर का धन्यवाद करना चाहिए, आपने मुझे मौका दिया अपने सारे श्रोताओं से मुखातिब होने का। बहुत बहुत धन्यवाद।